हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 यानी कि आखिरी चैप्टर का जो है अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के राजनीतिक दर्शन के बारे में। एक्चुअल में हम बात करेंगे कि जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में नागरिकों को, वो हर पक्ष का ध्यान में रख के दिया गया है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। ऐसे ही बहुत सारे अधिकार हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संविधान के दर्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, संविधान के दर्शन से मतलब ये है कि संविधान में उल्लेखनीय देश के जो मूल्य हैं, यानी कि वैल्यूज और आदर्श, ठीक है, तो इससे है जैसे कि भारतीय में जो है संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, है ना, इन सब के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। और इन सब के साथ उसके दर्शन को जो है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उस पर जो है अमल किया जाए। देखिए, इस दर्शन को एक शब्द में बताना जो है बहुत कठिन है। हमारा संविधान जो है ना, किसी एक शीर्षक में अटकने से इनकार करता है। क्यों? क्योंकि ये उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का जो है हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार, वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक और जो है एक सर्वमान्य, ठीक है, राष्ट्रीय पहचान जो है बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। अगर संक्षेप में इसकी बात की जाए तो संविधान जो है स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, ठीक है, और एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए जो है प्रतिबद्ध है। यानी कि देखिए, हर चीज, हर पहलू पे ध्यान दिया गया है हमारे संविधान में। और इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और है। क्या? संविधान जो है इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जो है अमल किया जाए। जैसे देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर संविधान में गौर करने वाली बात देखा जाए तो पहली बात यह है कि ये जो है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो प्रतिबद्धता है किसी चमत्कार रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है, बल्कि ये प्रतिबद्धता जो है एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। आप बात करिए अगर 19वीं सदी की, तो इस समय ही जो है राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काटछाट का विरोध किया, ठीक है, और अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। तो राम मोहन राय ने अपना तर्क व्यक्त किया कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन भी प्रदान करे। और इसलिए जो है राज्य के लिए ये ज़रूरी है कि वह जो है प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। तो देखिए, अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताने प्रयास करूँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या फिर दंड के डर से प्रकट कर पाने की स्थिति ही क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये जो है स्वतंत्रता ना, ये स्वतंत्रता सरकारें, जनसंचार कंपनियां, अन्य संस्थाएं जो है इस स्वतंत्रता को बाधित कर सकती हैं, ठीक है। और ये आता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विचारों के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे जो है अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है, ठीक है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही तो इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है ना। ये भाषण द्वारा या फिर समाचार पत्रों द्वारा किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना जो है सम्मिलित है जो वह दूसरों तक उन्हें कम्युनिकेट कर सके, यानी कि संप्रेषित कर सके। कहने का मतलब मेरा ये है। अब देखिए, पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग जो है निरंतर उठाते रहे राजा राम मोहन राय। आश्चर्य नहीं कि आज जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, हमारा मौलिक अधिकार है भाई। और इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया ना। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के का जो कानून आया था, रॉलेट एक्ट यही तो था। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न अंग हिस्सा है। अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये क्या करती है, ये चरित्र मजबूत, ठीक है, उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। यानी कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इससे संबंधित अध्याय में हम पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय संविधान जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। गाइस, मौलिक अधिकार मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप जरूर उसको विजिट करिए, ठीक है। कितना महत्व देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को। और यहाँ जो है इस बात को भी हम ये याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के जो है 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना हो, विधेयक हो, ठीक है, या फिर रिपोर्ट हो, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा जो है रहती थी, ठीक है। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था, ऐसा वैल्यू माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला, सामाजिक न्याय। तो देखिए, ये जो विचार है ना, ये विचार जो है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, इसकी बुनियाद जो है सभी मनुष्यों को समान, ठीक है, समान मानने का आग्रह पर आधारित है। यानी कि सभी व्यक्ति समान हैं। इसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो किसी के साथ सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जो होते हैं, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की जो संकल्पना धरती पर उतार पाए। विकसित हो या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में ना राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अर्थ हमेशा स्पष्ट ही होता है, ठीक है। अपने अपने तरीकों से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का जो नारा है वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का प्रमुख आधार रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब जो है भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना बस नहीं है होता है कि संविधान जो है यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप जो है उदारवाद के बारे में और समझेंगे, ठीक है। और क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद जो है सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। तो भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान का उदारवाद इसमें दो मायने से अलग है। पहला तो ये है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का ये विश्वास था, जिन्होंने संविधान निर्माण किया उनका ये विश्वास था कि मात्र समानता का अधिकार दे देने बस से इस वर्ग के साथ सदियों से हो रहे अन्याय जो हो रहे हैं उनसे मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है ये चीज़, बस समानता का अधिकार देना। ये जो वर्ग है वंचित वर्ग, इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए ना विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। और इस कारण जो है संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए ना बहुत से विशेष जो है उपाय किए। अब इसका एक उदाहरण ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण, ठीक है, वैकेंसीज में आप देखिए आरक्षण है ना। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही ना सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो पाया है। देखिए आप, अगला जो है सब टॉपिक है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संविधान जो है उदारवादी सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान जो है सामुदायिक के बीच बराबरी रिश्तों को बढ़ावा देता है, ठीक है। हमारा देश जो है, हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि समुदायों के बीच ना अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता है। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर जो है ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरे, जब जो है समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं ना, तब बहुत प्रतिद्वंदी बन जाते हैं एक दूसरे के, जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते रहते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया,
ये संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत ही कड़ी चुनौती थी कि ऊंच नीच, गहरी प्रतिद्वंद्विता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों की बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए। देखिए क्या ट्रिमेंडस दिमाग था जब संविधान निर्माण किया गया। हर किसी वर्ग को संतुष्ट किया गया है। ठीक है, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए, समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। देखिए अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया था, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता और ना ही वांछनीय। इसका कारण ये नहीं है कि भारतीय जो है अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह व्यक्ति, आप सभी को पता है कि हर जगह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो है समुदाय अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा है, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपनी भाषा होती है, तो समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है ना। अब आप उदाहरण के रूप में देखिए, फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति जो है भाषाई समुदाय के सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। हम लोग जो है सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है ना कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी और फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। ठीक है, कोई समुदाय जो है दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था और इसी कारण क्या हुआ कि हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। और ऐसे ही अधिकारों में से एक अधिकार है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने का और चलाने का अधिकार। ठीक है, जो कि आर्टिकल 29-30 में है। मौलिक अधिकार है ये भी, और ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। और इस प्रावधान से पता चलता है ना कि भारतीय संविधान जो है धर्म को सिर्फ व्यक्ति की निजी मामला नहीं मानता। और ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में बताया है। ठीक है, तो आप उसमें जरूर विजिट करके जो है देखिए। अगला, तो अब आप ये समझ लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी धर्म पर आधारित ना होना ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्म क्या है, एक समान समझे जाते हैं और भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप सभी को मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। अब आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में मनुष्य ने बहुत ज़्यादा भौतिक उन्नति कर ली है, जिससे क्या है, जिससे धर्म का परिक्षेत्र भी अछूता नहीं रह गया है। अनेक देश देखिए आप, धार्मिक रूढ़िवादिता की वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। आज वैश्वीकरण का दौर न चल रहा है, भूमंडलीकरण का दौर न चल रहा है, तो इस वजह से विश्व जो है सिमट कर रह गया है और एक देश से दूसरे देश में सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं की वृद्धि हुई है। अब ऐसे वातावरण में धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर जो है यदि देश जो है किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करेगा तो क्या होगा, धार्मिक असहिष्णुता का वातावरण उपस्थित होगा ना इसलिए इससे जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो क्या करना चाहिए, किसी भी धर्म पर ना आधारित होना चाहिए, सभी धर्म को एक समान मानना चाहिए, सभी धर्म को वरीयता देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। इसे रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, माना जाता है ये कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है धर्म को आधिकारिक और सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करता। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये हुआ ना कि भारतीय संविधान जो है, ठीक है, शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 24वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा, लेकिन हाँ ये भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित जो है
अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया। अब इसके बारे में आप जो है राजनीतिक सिद्धांत में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पारस्परिक निषेध यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन शब्द का अर्थ ये होता है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। यानी कि राज्य के लिए ये जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, और ठीक इसी तरह धर्म को भी चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखलंदाजी ना करे और ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो पारस्परिक निषेध का मतलब ये भी होता है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। ना राज्य को धर्म में इंटरफेरेंस करना चाहिए, ना धर्म को राज्य में इंटरफेरेंस करना चाहिए। यानी कि धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने की इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है ना, वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। और जब धार्मिक संगठन जो है व्यक्ति के धार्मिक जीवन को नियंत्रण करने लग जाता है, तब वे जो है यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर को किस तरह से जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो, वो क्या सहायता देगा बताइए? और इसलिए ना व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य जो है धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था जो है धार्मिक संगठनों को यह जो है ना बताने लगे कि वह अपना काम कैसे करे। ठीक है, इससे भी जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है, और इसी कारण राज्य के लिए ये भी जरूरी है कि वो जो है धार्मिक संगठनों को बाधा ना पहुंचाए। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए, संक्षेप में देखा जाए कि तो राज्य को ये चाहिए कि वह ना तो धर्म में मदद करे और ना ही उसमें बाधा पहुंचाए। ठीक है, और इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। अब ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार ना बनाए। ठीक है, कहते हैं ना धर्म के आधार पर वोट की राजनीति ना करा जाए, तो ये क्या है? ये गलत ही है ना कि धर्म पे आप इंटरफेयर मत करिए। ठीक है, पश्चिमी दुनिया में क्या था कि ईसाई धर्म कई शाखाओं में बंट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था, और इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। अब यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह जो है इस चर्च के सदस्यों को दूसरे सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता। अब इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना बहुत आवश्यक हो गया था। तो ये माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ठीक है, राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य के लिए सभी व्यक्ति एक समान है। भारत में भी स्थितियां अलग थी। अब इन स्थितियों से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई, इनसे जो है निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया? धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया, और संविधान निर्माता जो है धार्मिक निरपेक्षता की जो है पश्चिमी मॉडल को दो रूपों में अलग हुए, और इसके दो अलग अलग कारण थे। पहला देखिए, धार्मिक समूहों का अधिकार। पहली बात, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता जो है विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते में उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। अब इस कारण जो है इसका कारण ये है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और यदि ना एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे, और दूसरी तरफ अगर दो समुदाय के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक का दूसरे पर प्रभुत्व ना हो तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। और इसलिए ना भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होना है। ठीक है, दूसरा, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरी बात, धर्म और राज्य इनके अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए है कि धर्म से जो अनुमोदित रिवाज हैं,
मसलन अगर छुआछूत है, ठीक है, तो छुआछूत व्यक्ति को उनकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। और इन रिवाजों की जो पैठ है ना, ये इतनी गहरी और व्यापक थी, मैं आपको बताऊं, आप पुराने बुक्स पढ़िए, छुआछूत की भावना कितनी ज़्यादा, अंबेडकर जी के खुद भीमराव अंबेडकर के साथ जो है इतना छुआछूत हुआ था, ठीक है। तो जो है इतनी पैठ गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना ना इसके खात्मे की उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। तो राज्य ने क्या किया, राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। और ऐसे हस्तक्षेप से ना हमेशा नकारात्मक नहीं होते ऐसे हस्तक्षेप। राज्य ऐसे में क्या करता है कि धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पे देखा जाए तो धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन भी दे सकता है। अब इस तरह राज्य जो है धार्मिक समुदाय की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है, ठीक है। और ये जो है ना इस बात पर डिपेंड करता है कि राज्य जो है किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। देखिए, भारत में ना धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। और ये एक जटिल विचार है, ठीक है, बहुत ही जटिल विचार है। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है, ताकि क्या हो, ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके और ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। और यह जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजनीतिक धर्म नहीं है और ना ही किसी जो है धर्म विशेष को तवज्जो दिया जाता है। यहाँ सभी धर्म समान है। व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, ठीक है। भारत में राज्य जो है सत्ता धर्म के अंदर फैली कुरीतियों और कमियों को दूर कर सकती है। यानी कि सरकार जो है, ठीक है, धार्मिक सुधार कर सकती है। जैसे कि सती प्रथा, देखिए कितना कुप्रथा थी सती प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन, अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप अस्पृश्यता देखिए, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, यानी कि छुआछूत। भारतीय धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत जो है विभिन्न धार्मिक समुदाय के अधिकारों का राज्य जो है क्या करता है, संरक्षण करता है, ठीक है। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा और इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया ना जहां सामुदायिक जीवन मूल्य जो है व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा या फिर जो है कह लीजिए शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरा, हमारे संविधान ने क्या किया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता प्रकट होता है और भारत जो है दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुआ, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था, ठीक है। तीसरा, विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी जो है भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, जैसे कि देखिए सांस्कृतिक विशिष्टता के अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए ना बहुत पहले ही तैयार थे। बहुत ही मतलब जो संविधान निर्माण किए ना, जो संविधान निर्माता थे, बहुत ही उनकी दूरदर्शी सोच थी, ठीक है। तभी तो आज जो है 75-76 साल बाद भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं, वो चीज़ काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खास चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी थे, जो कि 4 दशक बाद भी बहुसंस्कृतवादी के नाम से भी जानी गई। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।